चलिए बाबू देखिए, इस प्लाई बोर्ड पे बहुविकल्पी क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे शिद्दत के साथ क्लास को देखिएगा और अच्छा लगेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा लगेगा, क्लास को पूरे शिद्दत के साथ देखिएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एकदम आराम से हम लोग चलेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर का समय है। अगर जो आप सही से नहीं समझेंगे तो कैसे पेपर में करेंगे, इसलिए आराम से चलेंगे। देखिए बाबू क्या लिखा है यहाँ, 10 क्वेश्चन हमने लिया है, एक एक नंबर का ये सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा डिस्कस हम लोग करेंगे, जिससे कई क्वेश्चन और तैयार होंगे आपका। देखिए, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होगी। एक त्रिघात बहुपद है, त्रिघात का मतलब जिसकी घात 3 हो, वह बहुपद जिसकी घात क्या हो, 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। और द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, वह बहुपद जिसकी घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, वह बहुपद जिसकी घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। या रैखिक बहुपद कहिए चाहे समीकरण कहिए, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चाहे रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। अब देखिए बाबू ध्यान से, तो एक त्रिघात को घात दिया है बाबू, ध्यान से देखिए, यहाँ पे को घात दिया है, ध्यान से देखिए, को घात दिया है त्रिघात, तो जो गो घात रहेगा तो गो उसका शून्यक होगा। ठीक, तो को घात है, त्रिघात है। अगर जो दो घात रहेगा, द्विघात, द्विघात, तो उसका शून्य कितना होगा, 2। क्यों? क्योंकि त्रिघात होने के वजह से यहाँ पे जब हम इस समीकरण को या बहुपद को हल करेंगे तो 3 मान इसका निकलेगा। तो जो 3 मान निकलेगा वही क्या होगा, शून्यक होगा। बात समझ में आ रहा है? अगला देखिए, जैसे यहाँ देख भी सकते हैं, x³ प्लस 5y x² प्लस 3x, हम आपको समझने के लिए लिख रहे हैं, प्लस 4, यह त्रिघात बहुपद है। अब बच्चे पूछेंगे कि सर आखिर में इसमें दो घात है तो इसको द्विघात समीकरण क्यों नहीं कह दिए, चाहे द्विघात बहुपद क्यों नहीं कह दिए। अब देखिए क्यों कह दिए, सुनिए ध्यान से। अच्छा एक बात बताइए बाबू, गांव में जो सबसे अमीर होता है उसी का नाम चलता है। तो देखिए, है 3 करोड़ का मालिक है, 2 करोड़ का मालिक है, तो इसमें 3 करोड़ वाले भी हैं, 2 करोड़ वाले भी हैं, मतलब ये पावरफुल भी है, तो इतनी पावरफुल है। तो जिसका पावर सबसे ज़्यादा रहेगा उसी के नाम से उस गांव का नाम चलेगा। उसी तरह जिसका पावर सबसे अधिक रहेगा उसी के नाम से यह बहुपद चलेगा। तो सबसे अधिक पावर कौन है, 3, तो इसलिए इसका नाम हो गया त्रिघात बहुपद। ठीक, अब देखिए, अगर मान लीजिए 3 न रहे तो अब क्या होगा, अब ए बड़ा है तो इसके नाम से चलेगा द्विघात बहुपद या समीकरण। इतनी बातें क्लियर हो रही है, हम साइड में समझाते जाएंगे। ठीक, समझ में आ रही है बात? अब देखिए, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए बाबू ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखेंगे, पूरे शिद्दत के साथ क्लास को देखेंगे। देखिए, अब कह रहा है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे किया जाता है, आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि हमने हमें ऑफलाइन पढ़ाया है, तो ऑफलाइन का कुछ अनुभव है, ऑनलाइन का उतना अनुभव है नहीं, तो बोलने में थोड़ा, अकेले बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, तो आप समझ लीजिएगा, थोड़ा त्रुटि होगी तो समझ लीजिएगा। ठीक, देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो 140 क्या करिए बाबू, काट दीजिए, 2 सत्ते 14 और शून्य, 2 शून्य शून्य, फिर 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, ये तो आप 6, 7, 8 में 5 में सब पढ़े ही होंगे। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा भाई, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, उसके बाद 7 एकम 7, तो 140 बराबर हम लिख सकते हैं इसका फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए बाबू, है 2 एक ही जैसा है ना, मतलब दोनों का आधार बराबर है ना, तो एक कपड़ा पर एक एक घात छिपा है, इसके कपड़ा पर कितना कितना घात है, एक एक घात, तो लिख दीजिए इसको 2 पर एक घात और एक घात, आधार समान होने पर गुणा करते समय घातों को जोड़ लेते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, एक घात और एक घात 2 घात गुणे 5 गुणे 7, तो यह दूसरा का आंसर होगा। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है, समझ में आ रही है? चलिए देखिए, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन को देखिए, तीसरा क्वेश्चन को देखिए बाबू, ध्यान से देखिए तीसरा क्वेश्चन को। देखिए
लिखा है भाजक, भाज्य, भागफल एवं शेषफल, शेषफल छूट गया है। भाजक, भाज्य, भागफल, भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल, यहाँ शेषफल रहेगा, करेक्शन कर लीजिएगा, शेषफल, शेषफल में संबंध बताइए। मतलब इसमें तीनों में संबंध क्या होता है, तो आप जानते ही हैं, 6, 7, 8 में पढ़े हैं। जब भागिया देते थे तो भागिया को चेक करने के लिए एक फार्मूला पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? तो उस फार्मूला का ही संबंध, वो फार्मूला ही संबंध है। तो फार्मूला क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे भाई? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल आधान शेषफल, शेषफल, ठीक। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही आपका इसका संबंध हो जाएगा। किसमें? भाजक, भाजक, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में संबंध क्या होगा, यह हो जाएगा। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए भाई, अब देखिए थोड़ा इसको समझिए, इसको पूरे शिद्दत के साथ समझिएगा। हम ऊपर का इरेज कर दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट आप कहिए तो लगा दें, नॉन ऑफ दीज होगा, ठीक। इसका क्योंकि 1/-3, 2/-1/3 और 5 होगा, तो ये नॉन ऑफ दीज होगा, ठीक। इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दीज, क्योंकि अद्वितीय हल होगा नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा नहीं, तो इसका हल क्या होगा? इसका हल कोई हल नहीं होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा, ठीक। तो इसमें से होगा, इसमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा कोई हल नहीं होगा। तो इसको हम पूरे विस्तार से समझा रहे, अब ध्यान से देखिएगा। कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए हम थोड़ा स्लो चलेंगे, ठीक। स्लो चलेंगे, इसलिए स्लो चलेंगे कि आपको समझना है, ठीक, आपको समझना है। और एक बात और है कि आपको अगर जो समझ में आ रहा होगा, आपको थोड़ा बहुत आ रहा होगा या एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा, तो रिवीजन करने के लिए वीडियो को तेज करके देख लीजिएगा, ठीक। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए बाबू, अब ये देखिए पूरे शिद्दत के साथ देखिएगा। पहले देखिए होता क्या है, रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6 + 1 = 0 के युग्म का हल होगा, यहाँ दिया है। अब देखिए इसको ध्यान से इधर देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए। देखिए पहले तो देखिए होता क्या है, यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हो, मतलब किसी एक बिंदु पर, पहला का देखिए, पहला कंडीशन क्या होता है इसमें, यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हो, प्रतिच्छेद कर रही हो किसी एक बिंदु पर, मतलब काट रही हो, तो यहाँ लिख सकते हैं दोनों रेखाएं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो, प्रतिच्छेद करती हो। तो इस स्थिति में क्या क्या हो सकता है, देखिए क्या होगा। पहला तो होगा निकाय संगत होगा, क्या होगा भाई? निकाय संगत होगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। या ये भी हो सकता है एक और केवल एक हल होगा, ओके। अब क्या होगा, तीसरा कंडीशन क्या होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है किसी एक बिंदु पर, मतलब इस रेखा का नाम दे दीजिए L, इस रेखा का M, प्रतिच्छेदित कर रही है, यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है, तो क्या क्या हो सकता है, निकाय संगत होगा। क्या होगा? निकाय संगत होगा। और क्या हो सकता है, अद्वितीय हल होगा, या एक और केवल एक हल होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब देखिए दूसरा कंडीशन, इसको इरेज कर रहे, नहीं इरेज नहीं कर रहे हैं, अभी सवाल बताना है, तो आपको समझाने के लिए थोड़ा साइड में इसको लिखना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, दूसरा यहाँ पे देख लीजिए। दूसरा कंडीशन क्या होगा, यदि रेखा संपाती हो, क्या हो भाई? यदि रेखा क्या हो, संपाती हो। संपाती का मतलब समझिए, संपाती, यदि दोनों रेखाएं क्या हो, संपाती हो, संपाती
हो। यदि दोनों रेखाएं समपाती हो, समपाती का मतलब सनपाती नहीं, सनपाती वो वाला नहीं है, समपाती का मतलब क्या हुआ देखिए, सनपाती नहीं। देखिए बाबू, यदि हम एक हाथ, यदि हम क्या करें, एक हाथ दूसरे हाथ पर रखें, चाहे कोई एक जैसी किताब, अंशाल भी देख लीजिए, एक जैसा अंशाल, एक जैसा दो अंशाल लें या एक अंशाल को दूसरे अंशाल के ऊपर रख दे, यदि पूरी पूरी ढक दे रहा है अंशाल, तो दोनों अंशाल एक दूसरे के संपाती होंगे। एक हाथ की अंगुलियों को दूसरे हाथ की अंगुलियों पर रखिए इस तरह, यदि रख रहे हैं, यह अंगुलियां इस पूरे नीचे वाली अंगुलियों को, यह वाली अंगुलियां पूरे नीचे वाली अंगुलियों को पूरी तरीका से ढक दे रही हैं, तो ये दोनों अंगुलियां एक दूसरे के संपाती होंगे। जैसे देखिए इस तरह हम कर दे रहे हैं, इस तरह देखिए, तो ये दोनों अंगुलियां एक दूसरे को क्या कर दे रही है, ढक दे रही है। जब ढक दे रही है तो ये दोनों अंगुलियां क्या होंगी, एक दूसरे के संपाती होंगी, सनपाती नहीं, संपाती। उसी तरह यम जो रेखा है, यल रेखा को पूरी तरह ढक दिया, तो ये रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। जब संपाती रेखाएं होंगी तो अनेक हल होगा। क्या क्या कंडीशन होगा भाई, अनेक हल होंगे। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या होगा, अनेक हल होंगे, या ये भी लिख सकते हैं, या अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। इसको पूरा कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिएगा, इस पर कई क्वेश्चन बनते हैं। दे देगा, कह देगा ए का मान ज्ञात कीजिए, चाहे बी का चाहे सी का, कोई भी वहां दे सकता है। ए बी सी न देकर कोई और भी दे सकता है नंबर, ए बी सी उतना नहीं देता है, लेकिन कोई और यम का मान ज्ञात कीजिए, एन का। ठीक, इसलिए कंसेप्ट हम बता रहे हैं। दूसरा क्या होगा बाबू, दूसरा क्या होगा, A1 बट्टा A2 इजकल टू B1 बट्टा B2 इजकल टू C1 बट्टा C2। ठीक, देखिएगा ध्यान से, इतना कंडीशन होगा। चौथा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, यहाँ पे तीसरा होगा निकाय, निकाय संगत होगा, संगत होगा। देखिए क्या क्या कंडीशन होगा, यदि दोनों रेखाएं संपाती हो, यदि दोनों रेखाएं क्या हो भाई, संपाती हो, तो संपाती होगी तो अनेक हल होंगे या अनंत हल होंगे। A1 बट्टा A2 इजकल टू B1 बट्टा B2 इजकल टू C1 बट्टा C2 होगा। निकाय कैसा होगा, संगत होगा। थोड़ा हम ये फिगर मिटा रहे हैं, फिगर मिटा रहे हैं, तो फिगर मिटाएंगे तो जगह आएगा, थोड़ा आप फिगर मिटा देंगे, बस इसका ज़रूरत है, इससे हो जाएगा। अब देखिए भाई तीसरा नंबर, एक तो दूसरा था, तीसरा देख लीजिए, यदि रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, यदि रेखाएं एक दूसरे के क्या हो, समानांतर हो, यानी यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी कभी प्रतिच्छेद न करे, कभी न काटे, तो यल है यम है, तो क्या क्या होगा, निकाय असंगत होगा। निकाय क्या होगा भाई, निकाय साइड में लिख दीजिएगा अपने कॉपी में, अगर जो उतार रहे हो आप लोग तो साइड में लिखिएगा, इससे साइड में, निकाय असंगत होगा, असंगत होगा। ठीक, अब देखिए कोई हल नहीं होगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब रेखाएं क्या हो, समांतर हो, समांतर। ठीक, अब दूसरा क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक, अब देखिए कोई हल नहीं होगा। अब A1 बट्टा A2 इजकल टू B1 बट्टा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2 होगा। तो जब रेखाएं समांतर होगी तो क्या होगा, जब दोनों रेखाएं समांतर होगी तो क्या होगा, निकाय असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा। A1 बट्टा A2 इजकल टू B1 बट्टा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। अब इस सवाल को देखिए, अब देखिए किस तरह समझ में आएगा। देखिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, या नीचे देख लीजिए इस क्वेश्चन को, देखिए भाई इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे साइड में देख लीजिए, इस फिगर को हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, इस फिगर को मिटा दे रहे हैं। देखिए भाई यहाँ दिया है x प्लस 2y प्लस 5 इजकल टू 0 माइनस 3x माइनस 6y प्लस 6 इजकल टू 0। इसको तुलना किया जाता है, कैसे तुलना किया जाता है, A1x प्लस B1 y प्लस C1 इजकल टू 0 तुलना कीजिएगा, और इसको A2x प्लस B2y प्लस B2y प्लस C2
से तुलना करने पर। जब कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या होगा, इस यक्स के आगे एक छिपा है तो a1 का मान हो जाएगा 1। हम टाइम इसलिए ले रहे हैं कि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए, नहीं तो जल्दी जल्दी करके बता देते, दिक्कत क्या होता। b1 का मान 2, c1 का मान 5। देखिए कंपेयर कीजिए, देखिए y को y से ढकिए तो b1 के समानवा का लौक रहा है 2 दिख रहा है और c1 के समानवा 5। अब इसमें देखिए तो a2 का मान -3, b2 का मान, अरे भाई y से ढकिए, b2 का मान -6, c2 का मान 6, c2 का मान 6, नहीं c2 का मान 1 है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है भाई, यहाँ 1 है, देखिए यहाँ 1 है, c2 का मान 1। अब देखिए इस तरह रखिए a1/a2, ठीक, इसको इरेज कर दे रहे हैं, थोड़ा इसको इरेज कर देना है। देखिए a1/a2 कामा a b1/b2 कामा c1/c2, थोड़ा मान रखिए। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये तो लिख लिए हैं। अब देखिए a1 का मान भरिए भाई, a1 का मान कहाँ गया, 1/a2 का मान देखिए -3 कामा b1 का मान कहाँ दिखाई दिया भाई, b2 का मान -6 कामा, अभी कामा कामा करेंगे, c1 का मान कितना है 5 c2 का मान 2। अब देखिए इन दोनों में कौन कौन बराबर है, कैसा ये बन रहा है, देखिए कैसा बन रहा है, ये बन कैसा रहा है, 1/-3 और 2 एकम 2 2 6 बराबर 1/-3। देखिए दोनों बराबर आ गया, लेकिन यहाँ 1 है, c1 का मान 1/5 5, तो यहाँ 5, यानी यह बराबर नहीं है। यह किससे तुलना खा रहा है बाबू, यह किससे तुलना खा रहा है, इससे खा रहा है। देखिए तुलना कीजिए, देखिए ध्यान से देखिए, ये किसके जैसा लौक रहा है, किसके जैसा दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, यह इसके जैसा दिख रहा है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट, नहीं सॉरी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इसके रूप का दिख रहा है ना। अब देखिए इसके रूप का नहीं दिख रहा है, इसके रूप का नहीं दिख रहा है, ये दिख किस रहा है, किस रूप का रहा है, इस रूप का। जब इस रूप का दिख रहा है तो क्या क्या होगा, समांतर होगा, दोनों रेखाएं, निकाय असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा। देखिए इसमें क्या दिया है, अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल नहीं होगा। कैसे अद्वितीय हल, ये ऑप्शन गलत है। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ये भी नहीं होगा। अनेक हल होगा तो ये हो जाएगा, नहीं यहाँ पे अनेक हल होगा तो ये वाला होगा, ठीक, यहाँ लिखे थे ऊपर। अब देखिए अद्वितीय हल होने के लिए क्या होगा, यह होगा, लेकिन यह होने के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए यह हो गया, अद्वितीय हल होने के लिए यह यहाँ पे हो गया। अब नन ऑफ दीज ही ऑप्शन बचा, ठीक। और यहाँ एक और ऑप्शन है, युग्म का हल होगा, युग्म का हल कोई होता ही नहीं है, ठीक, इसमें कोई नहीं होगा, युग्म का हल होगा। अब यहाँ बचा नन ऑफ दीज, मतलब कोई नहीं, यहाँ ऑप्शन में क्या हो जाएगा, कोई नहीं, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इतना इस पर कई सवाल बनते हैं, इसलिए हमने इसका डिस्कस कर दिया है, ठीक। 1 नंबर का सवाल है, आप बोलेंगे कि सर इतना क्यों लंबा कर रहे हैं 1 नंबर के सवाल के लिए। 1 नंबर कहाँ से आ रहा है, ये आप देखिए, जुटाइए उसको। हम तो ये बस समझाएं, आप तो अगर जो समझ जाएंगे तो चुटकियों में सॉल्व कर देंगे आप लोग, अगर जो मेहनत करके समझ लेंगे तो मिटा रहे हैं। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए इसको भी इरेज कर देना। अब देखिए सार्वमांतर, ये श्रेणी, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आ गया। यहाँ देखिए ध्यान से देखिए, समांतर श्रेणी का सार्वंतर होगा, सार्वंतर का मतलब दोनों का अंतर, सार्वंतर का मतलब इन दोनों का अंतर, मतलब देखिए यहीं पे देख लीजिए, ध्यान से देखिए, इसको T1 मानिए, इसको T2, इसको T3, इसको T4। अब देखिए दूसरका में से पहले का घटा दीजिए, चाहे तीसरका में से दूसरा का घटा दीजिए, चाहे चौथा में से तीसरा घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा क्या, सार्वंतर। एक चीज और है कि यहाँ कई बच्चे A1 A2 A3 A4 लिखते हैं, वो भी सही है, तो A1 A2 A3 A4 भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। कुछ नहीं आ रहा है तो दूसरा का में से पहले का घटा दीजिए, ठीक,
तो A1 T2 माइनस सार्वंतर D बराबर, D को क्या कहा जाता है, सार्वंतर, D बराबर T2 माइनस T1, T2 का मान -1 माइनस T1 का मान, अरे अगला में से उसके पिछला वाला घटा दीजिए, अगला में से पिछला घटाएंगे, इसकी इस अगला वाला में से पिछला घटाएंगे, या इस अगला वाला में से पिछला घटा दीजिए तो 7 में से 3 जाएगा 4, 4 आंसर आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4। तो अब देखिए समझाने के लिए, माइनस T1 का मान -5, अब देखिए भाई -1, माइनस के इस ब्रैकेट के बीच गुणे का चिन्ह है, ये -1 उतार दिए हैं, माइनस के और इस ब्रैकेट के बीच किसका चिन्ह है भाई, गुणे का, तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो +5, अब एक में -1 है, प्लस घटेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 1 निकलेगा तो 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक, अब इसको भी हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए अब देखिए भाई ax स्क्वायर दिया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विवितकर होगा। आप जानते हैं विवितकर का सूत्र होता है, डायरेक्ट सूत्र पूछ दिया है, विवितकर d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो यहाँ 4ac कहाँ दिखाई दे रहा है, कहाँ दिखाई दे रहा है, समझे बाबू, इसको मिटाएं। अब देखिए अगला, देखिए आपको भरमाने के लिए कितना ऑप्शन दिया है, भरमिएगा मत, बी स्क्वायर प्लस 2ac, बी स्क्वायर प्लस 2ac, उसके बाद यहाँ दिया है बी स्क्वायर माइनस 2ac। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, बी स्क्वायर प्लस 2ac, यहाँ क्या दिया है, बी स्क्वायर प्लस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac। अब देखिए भरमिएगा मत, हयो दिया है, यहाँ भी दे दिया है, यहाँ भी, तो होगा क्या, एकदम आपको सटीक जानकारी मिलनी चाहिए। ठीक, तो इसको भी हम मिटा रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखिए, अब इसको भी हम इरेज कर दे रहे हैं। देखिए ना उधर देखे हैं, देखिए अब देखिए यहाँ निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है, दो बिंदुओं के बीच की, दो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2। आप पिछले वीडियो में देखे होंगे या पिछली क्लास में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला बताए थे, एकदम आराम से क्वेश्चन बताए थे, उसको देखेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक, तो देखिए वही क्वेश्चन है, तो दो बिंदुओं, थोड़ा और ऊपर लिख रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब उठा के मान भर दीजिए, देखिए बाबू भरिए मान, x2 क्या है, x2 है 4 माइनस x1 क्या है 2, अब देखिए का स्क्वायर प्लस, अब देखिए y2 कितना है, y2 1 माइनस y1 3 का स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट 4 में से, समझे हैं ना बात, अरे भाई इसके पहले क्लास में समझाए हैं विस्तार से, तो थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, उसमें समझ गए होंगे आप लोग, देखे होंगे। तो 4 में से 2 निकलेगा तो 2, अब एकरे कपड़ा पर 2 घात है तो एकरियो कपड़ा पर 2 घात होगा, प्लस ये प्लस है माइनस है, घटेगा तो बड़का में से छोटका घटेगा, लेकिन बड़का का चिन्ह लगेगा, 3 में से 1 निकलेगा तो -2, और 3 में से 1 निकलेगा तो -2, इसका चिन्ह लग जाएगा। ठीक, अब देखिए 2 दूना 4, अब इसका कैसे गुणा किया जाता है थोड़ा साइड में देख लीजिए, नहीं तो कई लोग कहेंगे कि कैसे प्लस ले आ दिए हैं माइनस, इस तरह 2 दूना 4 कैसे आ गया है। देखिए तो वर्ग करते हैं, तो जब जैसे स्क्वायर करते हैं वर्ग करते हैं तो 2 प्लस हो जाता है, तो 2 गुणे -2, ब्रैकेट इसलिए लगाए हैं यहाँ क्योंकि कभी भी इस तरह 2 चिन्ह नहीं देखे होंगे, कभी देखे का 3 गुणे -2, 5 गुणे -4, एक साथ इस तरह चिन्ह नहीं दिखाई देता है। देखिए तो माइनस का माइनस गुणा होगा प्लस, 2 दूना 4, तो यहाँ प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी छुपा होता है। तो 4 4 8, अब 8 का फैक्टर कर दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, फैक्टर का मतलब गुणनखंड, तो जोड़ा बनाया जाता है वर्गमूल में, क्योंकि ये करड़ी है तो वर्गमूल है, और घनमूल रहता तो यहाँ 3 हो जाता, घनमूल के लिए क्यूब रूट होता है इस तरह। तो ये वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल निकालने के लिए 2 गो का संगतिया एगो बाहरा कर लिया जाता है। तो देखो 2 गो के जोड़ा में से एगो बाहरा कर लो, तो 2
√2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको लिखा जाता है मात्रक में, मात्रक या इकाई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मात्रक या इकाई। इतनी बात समझ में आ रही है? आ रही है तो ठीक है, नहीं आएगी तो आप कमेंट में लिखिएगा, दोबारा आपको बताया जाएगा। इरेज करना है। समझ बात आ रही है? आप लोग का काफ़ी सहयोग है, आप लोग इतना वीडियो को शेयर किए हैं, सहयोग किए हैं, लाइक किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, बहुत ही आप लोग मेहनत किए हैं, उन बच्चों का सपोर्ट किए हैं, उन बच्चों का सपोर्ट किए हैं जो बच्चे क्लास 10 का पेपर देने वाले हैं। उनको अगर जो वीडियो देख रहे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिलेगा। आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है उन बच्चों के पेपर के लिए। और सब्सक्राइब किए हैं तो हमारे लिए भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए आप लोग को, बच्चों को और हमारे दोनों लोग के लिए आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, इसलिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। दोबारा आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, देखिए अब देखिए भाई, ए हो गया। अब थोड़ा देखिए, यहाँ उसी विविधकर का सवाल है, मतलब द्विघात समीकरण। देखिए बाबू, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। देखिए m का मान पूछा जा रहा है, मूल बराबर हैं, तो देखिए मूल बराबर हैं। जब मूल बराबर होता है तो विविधकर d बराबर 0 होता है। ठीक, विविधकर d बराबर 0 होता है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, तो d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac, मतलब विविधकर बराबर। अब मूल बराबर होने की वजह से d का मान क्या हो जाएगा? 0। समझ रहे हो बाबू? तो 0 बराबर b² - 4ac। थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ ऊपर थोड़ा बता दे रहे हैं, 3x² - 12x + m = 0, तो m बराबर पूछा जा रहा है क्या। देखिए इसका ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्योंकि यहाँ ax² + bx + c बराबर 0 क्या है? द्विघात समीकरण। तुलना कीजिए, तुलना कर रहे हैं तो हे से ही ढकेंगे तो ए का मनवा कितना हेतना, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 3। अब एक्स को एक्स से ढकेंगे तो बी का मनवा कितना? -12 है, हेतना। बी का मनवा कितना? हेतना, तो बी बराबर -12। और सी बराबर यम, तो सी बराबर क्या हो जाएगा भाई? यम। यहाँ से उठा के यहाँ रख दीजिए, तो माइनस में बराबर के इधर आएगा तो वो प्लस 4ac बराबर b²। अब 4 गुणे ए की वैल्यू 3 गुणे सी की वैल्यू यम बराबर बी की वैल्यू -12²। अब देखिए 4 है यहाँ 12 यम, इसको लिख सकते हैं -12 गुणे -12। भाई गुणे में है, इसके बीच गुणे का चिन्ह है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, मतलब हिलने ऊपर है, हिलने जाएगा तो नीचे। यम बराबर -12 गुणे -12 डिवाइड बाई 12। 12 एक कम 12, -1 बार में कटेगा। अब देखिए माइनस का एक लाइन और बढ़ा दे रहा है, यम बराबर -1 गुणे -12, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस। अब प्लस लिखा नहीं जाता है, 12 कम 12, यहाँ प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ हो जाएगा। अब देखिए बाबू अगला क्वेश्चन, देखिए अगला। अब इसको इरेज कर दे रहे हैं, नोट हो गया होगा तो इरेज कर दें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, पूरे शिद्दत के साथ देखेंगे। अब यहाँ दिया है एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? देखो बाबू, देखिए आप लोग, ए बी सी, भाई सभी भुजाएं क्या है? बराबर है। अब परिभाषा में इसके नामों में परिभाषा छुपा है, समबाहु त्रिभुज। सम माने समान हो, सम माने समान हो, बाहु माने भुजा, बाहु माने भुजा, खाने वाला भुजा नहीं। तो सम माने समान हो, बाहु माने भुजा, बाहु माने भुजा। तो यहाँ हई वाली भुजा नहीं, हई वाली भुजा नहीं, त्रिभुज की भुजा, वो भुजा नहीं जो रावण की भुजाई थी। ठीक है। अब देखिए
सम माने समान हो, बाहु मतलब भुजा। तो जिसकी तीनों भुजाएं समान हो तो वह त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा समान हो वह त्रिभुज, जिसकी तीनों, क्योंकि त्रिभुज में तीन ही ना भुजा होती है, त्रिभुज में तीन भुजा होती है, तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? तो देखिए, अब देखिए हम इस पर शीर्ष लंब डाल रहे हैं। शीर्ष लंब कैसे डाला जाता है? शीर्ष माने कपार, शीर्ष माने कपार। तो एकर कपार क्या है? हेन्ने से ए है, हेन्ने से हई कपार है, हेन्ने से हई। तो हमको कह रहा है प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जब समबाहु त्रिभुज की भुजाएं बराबर है तीनों, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब भी बराबर होंगे। यदि हम एक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कर ले रहे हैं तो तीनों का निकल जाएगा, उसमें प्रत्येक का पूछा है तो इसका भी सबका निकल जाएगा। ठीक, तो हमको केवल एक लेकर चलना है, क्योंकि तीनों शीर्ष लंब क्या होंगे? बराबर होंगे। शीर्ष लंब का मतलब इस शीर्ष से, ये शीर्ष से इस भुजा पर लंब डाला गया है। देखिए इसकी भुजाएं दी हुई है 2 है, 2a, तो 2a भी होगा, 2a भी होगा और 2a भी होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए हाई पूरा है 2a, हाई शीर्ष लंब क्या किया है? इसको दो बराबर भागों में बांट दिया है, तो हाई पूरा 2a है, तो इधर a हो जाएगा, इधर a हो जाएगा। अब देखिए इसका एक नाम दे दे रहे हैं d। अब देखिए भाई पूरा है 2a, ठीक, पूरा क्या है भाई? 2a है। तो हाई जो शीर्ष लंब पड़ा है इसको दो बराबर भागों में बांटा है, तो इधर a हो जाएगा, इधर a। अभी दोनों भागों को जोड़िए ना, a और a 2a आ जाएगा। अब देखिए यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है ADC, त्रिभुज ADC बन रहा है। तो त्रिभुज ADC क्या है? बन रहा है, यहाँ लंब है तो यहाँ लंब पड़ा है तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। जो त्रिभुज ADC है वह समकोण त्रिभुज है। असमकोण त्रिभुज में पाइथागोरस के प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए तो पाइथागोरस का प्रमेय इसमें लागू हो जाएगा। इधर देखिए थोड़ा ध्यान से, तो पाइथागोरस का प्रमेय आप जानते हैं, AC का वर्ग, AC का वर्ग बराबर लंब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग AD का वर्ग प्लस आधार DC का वर्ग। हम इस त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं, DC का वर्ग, DC का वर्ग मान रखिए। इसकी लंबाई कितना दिया है? 2a का स्क्वायर बराबर AD कितना है भाई? AD को पूछा जा रहा है प्लस DC a स्क्वायर। और देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 2a गुणे 2a, दो दूना 4, a का a में गुणा करेंगे a स्क्वायर। देखिए ये चर पद है, तो चर का चर में गुणा होता है जब एक जैसा रहता है। यदि आधार बराबर हो तो घातों को जोड़ लिया जाता है। तो इन दोनों का आधार बराबर है तो इस पर एक घात इस पर एक घात, तो जोड़ लेंगे, एक एक दो, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस इधर आएगा तो माइनस 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर निकलेगा तो 3a स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। अब देखिए भाई दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल दीजिए। तो वर्गमूल निकालेंगे तो भाई करनी में दोनों चला जाएगा, 3a स्क्वायर, ठीक। इसका AD का स्क्वायर भी किसमें चला जाएगा? करनी में। भाई दो गो है तो एक हो जाएगा, तो हो जाएगा करनी में 3a स्क्वायर बराबर AD, ठीक। अब देखिएगा इधर, देखिएगा a स्क्वायर का दो गो का है तो इसका वर्गमूल 1 होगा, तो ये बाहर चला जाएगा, स्क्वायर में है तो बाहर चला जाएगा। तो एक करड़ी में इसका वर्गमूल में नहीं निकलेगा, अभी नहीं कि दशमलव में निकाल दीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसका उसे करड़ी में 3 का मान 1.732 होता है। इसको नहीं समझ में आ रहा होगा कैसे होता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम इसको समझा देंगे किसी दिन क्लास लेकर। अब देखिए ए हो गया। अब देखिए भाई तो इधर क्या बचा? AD, तो AD बराबर हो जाएगा, सीधा करेंगे तो a करड़ी में 3 आंसर, ये फाइनल आंसर हो गया। एक चीज़ और है, इसके बाद हम 1-2 दिन के अंदर आपका साइंस का क्लास लेंगे, आपके 10 के साइंस का क्लास लेंगे।
काफ़ी हेल्प मिलेगा उस साइंस के भी क्लास से। क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादातर फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी करा देंगे। उसके बाद आपको डिफिनेशन खूब बढ़िया से विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे और देखिएगा पूरे शिद्दत के साथ समझ में आएगा। पेपर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक, अब देखिए इसको इरेज कर देना। अब देखिए बाबू, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, वर्ग अंतराल है। ठीक, तो इसका हमको निकालना है माध्य यानी समांतर माध्य। वर्ग अंतराल दिया 1 से 5, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। ठीक, अब यह दिया है भाई वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक, एक हो जाएगा, यहाँ निकाल लीजिए मध्यमान। मध्यमान का मतलब यक्स का मान। इधर देखिए बारंबार था, एक नंबर में के सवाल में थोड़ा दिया है, लेकिन आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, तभी तो इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आपको मजबूत करना पड़ेगा। कैलकुलेशन मजबूत नहीं करेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग, तो इतना बड़ा बड़ा सवाल करने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो भी एक नंबर का है। तो इसलिए कैलकुलेशन मजबूत कीजिएगा। ठीक ना, जल्दी कर देंगे। ठीक, अब देखिए मध्यमान निकालने के लिए इसको जोड़ेंगे। 5 1 6 का आधा 3, इन दोनों को जोड़कर 5 3 8 का आधा 4, 7 5 12 का आधा, 7 5 12 का आधा 6। नहीं, गड़बड़ है, सवाल में कुछ मिस्टेक है। देखिए सवाल में मिस्टेक है, यहाँ देखिए, यहाँ मिस्टेक है, 1 से 3 होगा। लगता है ये गलत दिया है क्या सवाल, यहाँ 1 से 3 होगा। ठीक, देखिए 3 1 4 का आधा 2, 5 3 8 का आधा 4। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 2 का, तो 2 जोड़ते जाइए, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10। बारंबारता कितनी दी हुई है भाई, 3 2 4 2 3, 3 2 4 2 3, 3 2 4 2 3, 3 2 4 2 3। ठीक, अब देखिए बाबू ध्यान से देखिए, अब आप निकालेंगे एफ एक्स निकालने के लिए एफ का गुणा मतलब इसका गुणा इसमें, तो द्वितीय 6, 4 दूना 8, इसके पहले हम बताए हैं 6 चौको 24, 8 दूना 16 और 10 तिहाई 30। अब देखिए ध्यान से, अब हम निकालेंगे यहाँ पे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब है सगनी का जो जोड़ के आंसर आएगा वो सिग्मा एफ होगा। 3 2 5 4 9, 2 11 3 14। इसको कितना होगा वो, 8 6 14, नहीं इस तरह ऐड कर लीजिए ना, 24 36, 24 36 30, 60 60 16 60, 76 76 8 84। तो सिग्मा एफ एक्स इजकल टू 84। ठीक, अब माध्य बराबर माध्य यानी एक्स पर बार बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ठीक, तो देखिए हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स कितना है भाई, 84 है, अपान ये क्या है 14 है, 14 सत्ते तो छके 84, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, ठीक, ये समझ में आया बात। चलिए ठीक है, समझ में आया हो तो आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलिए।